हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से डॉक्टर बशारत हसन साहब ने। और डॉक्टर साहब जो है उनसे हम इकोनॉमी पे अक्सर बातें उनकी देखते रहते हैं टीवी के ऊपर भी, और यहाँ भी बात करना चाहेंगे कि मिनी बजट एक बार फिर पाकिस्तान के लिए लाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पहले ही लोगों की, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं मैं चीखें निकलवा दूंगा, तो वो चीखें निकल रही हैं और लोग काफी परेशान हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर, किस तरह देख रहे हैं आप इस जो बजट, एक बार फिर मिनी बजट के नाम पे जो एक और बजट लाया जा रहा है अवाम के लिए, ये क्या है और इससे क्या कोई फायदा होगा या कोई अवाम को मजीद परेशानी होगी? देखिए, बात यह है कि जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं तो अब आपको उनकी शराइत तो माननी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ तो इनको पहले सोचनी चाहिए थी। अगर इन लोगों में इतनी अकल हो जिन्होंने भी मशवरा ये दिया था कि आप आईएमएफ प्रोग्राम में चले जाएं, जिसमें आपको 3 साल में सिर्फ $6 अरब मिलने हैं, एक साल में 2 अरब से भी कम इनको मिलते हैं। अब आप देखिए, दूसरी तरफ आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो एक साल में, पिछले एक साल में उन्होंने $29 अरब भेजे हैं, और वो कर्जा भी नहीं है। वो जो है डॉलर्स वहां से भेजते हैं और आप उनके रिश्तेदारों को छाप कर कागज के रुपए दे देते हैं, और वो डॉलर्स जो है आप अपने खजाने में डाल लेते हैं। जबकि ये जो $2 अरब से कम आपको एक साल का मिलता है, इस पर आपको सूद भी देना होता है, और उसके साथ आपको सैकड़ों उनकी शराइत भी माननी होती हैं, जो कि इंतहाई सख्त शराइत होती हैं। अब जो ये इनके मुज़ाकरात हुए थे पिछले चंद हफ्तों में, जिसमें कि हमारे मुशीर ख़जाना गए हुए थे और उनके साथ दूसरे ऑफिसर्स थे, तो उसमें उन्होंने कड़ी शराइत लगाई हैं और इनको ये कहा है कि जितना भी सेल्स टैक्स पे आपने छूट दी हुई थी, जो जो सब्सिडीज़ आपने दी हुई थी, आप उनको ख़त्म करें, क्योंकि सब्सिडीज़ के नाम पर और ये सेल्स टैक्स की छूट के नाम पर, सब्सिडीज़ किस तरह की कि जो एक्सपोर्ट आपकी इंडस्ट्री करती है उसको गैस जो है एक बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलती है, उसको बिजली जो है एक बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलती है, और उस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए आपने अपने रुपए को इतना ज़्यादा डीवैल्यू किया कि इसहाक डार जिस दिन यहाँ से गया है तो 106 का डॉलर छोड़कर गया था, और आज 180 के करीब का डॉलर है। तो ये आप देख लीजिए कि 2018 से लेके, या 17 से कह लें, वो 17 में चला गया था, उस वक्त से लेके अब तक आपने कितना ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया। किस लिए? सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। आपकी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी भी नहीं, और आपने इतना ज़्यादा नुकसान दे दिया कि हर चीज़ जो आपकी रॉ मटेरियल आपकी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट होता है, वो जो है 80% महंगा हो गया। जो आपका और जो है ऐसी चीज़ें हैं, आप तो इवन के खाने पीने की चीज़ें भी अब इंपोर्ट करने लगे हैं, दालें भी इंपोर्ट होती हैं, तेल आपका इंपोर्ट होता है, पाम ऑयल, उसकी वजह से 400 रुपए से ज़्यादा पर लीटर कुकिंग ऑयल हो गया है इस मुल्क में। आटा जो है, जो कि जिस दिन मुशर्रफ साहब गए 13 रुपए का किलो मिलता था, 2 रुपए का नान मिलता था, इस वक्त लाहौर में 18 रुपए का नान है, और इस्लामाबाद में वो 15 से 20 रुपए का बिक रहा है एक नान। तो गरीब जो है वो तो बेचारा रोटी भी नहीं खा सकता, उसके लिए तो बहुत हालात ख़राब हैं। और इस मिनी बजट के आने के बाद हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। अभी कल ही की बात है कि $4.75 पर यूनिट बिजली की कीमत में नेपरा की तरफ से इजाफा किया गया है। और ये क्यों किया गया है? कि वो कहते हैं कि ये फ्यूल चार्जेस हैं जो कि उन्होंने पास ऑन करने हैं। अब देखें कितनी बड़ी इस कौम के साथ ज्यादती की गई कि 2015 में जो उस वक्त के वजीर पानी और बिजली थे, ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने पाबंदी लगा दी उस वक्त की हुकूमत के कहने पर, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के, जाहिर है कि उनके हुक्म पर, कि आप किसी भी किस्म का सोलर और विंड का नया LOI इशू नहीं करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने मुल्क में इंपोर्टेड LNG और इंपोर्टेड कोल से बिजली बनाने के कारखाने लेकर आने थे। अब ये जो कल ही की बात है, $4.75 इजाफा किया गया है, और इससे पहले जो पिछले 3 साल में, 4 साल में जो इजाफा किया जाता रहा है, हर 2 महीने के बाद बिजली की टैरिफ में इजाफा किया जाता है, गैस की टैरिफ में इजाफा किया जाता है। ये इस वजह से है कि आपने एक गलत किस्म की पॉलिसी अपनाई कि इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे हम एनर्जी जनरेट करेंगे, जिसका ये नतीजा है। ये सारे मिनी बजट्स वगैरह जो है, अब
IMF ये कहता है कि आप जहां जहां सब्सिडी दे रहे हैं उसको खत्म करें। बड़ी बड़ी सब्सिडीज इन्होंने दी हैं। एक मिसाल ये मेट्रो बस है, जिसका टिकट इन्होंने 20 रुपए रखा हुआ था अरसा दराज से, और जबकि वो टिकट जो है 100 रुपए का पड़ता था। अब आप उस पर कितना ज्यादा, 80 रुपए पर टिकट आप उस पर सब्सिडी दे रहे थे, जिससे कि कौमी खजाने पे अरबों रुपए का बोझ पड़ रहा था। और वो सब्सिडी क्या होती थी कि वहां से पिंडी से इस्लामाबाद जिसने शॉपिंग करने आना है सेंटोरस मॉल में, वो वहां से 20 रुपए का टिकट लेकर आ रहा है। आपने अगर सब्सिडी देनी है तो आप सिर्फ जो है वर्किंग आवर्स में दे दो, जो ये रश आवर्स में दे दो, जिसमें कि सुबह के वक्त आप दे दें कि 1 घंटे के लिए, कि जब लोग दफ्तरों को स्कूलों को आते हैं उस वक्त में 20 रुपए का टिकट कर दें, और जब वापसी पे जाते हैं 5 बजे तो वो सब 5 से 6 बजे तक आप कर दें। लेकिन आप सारा दिन जो कि शॉपिंग करने आ रहे हैं, जो कि सैरें करने आ रहे हैं इस्लामाबाद में, आप उनको इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। और फिर मतलब ये है कि कोई सोचने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एडवाइज़र जो है वो वज़ीर आज़म को इस तरह का सही किस्म का मशवरा देने वाला नहीं है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। और फिर पहले तो वज़ीर आज़म साहब बहुत ऐलानात करते रहे कि हम महंगाई पे काबू पाएंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब मर रहा है, इसीलिए इन्होंने लंगर खाने खोले सारे मुल्क में। तो लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये तो महंगाई हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारा मुल्क तो दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, बाकी मुल्कों में बहुत महंगाई है, हमारे मुल्क में तो सबसे कम है। हालांकि ये एक बिल्कुल गलत बात है। इस वक्त भी आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, बाकी यूरोप में चले जाएं, जो दूध है वो पाकिस्तान से सस्ता मिलता है वहां पर लीटर, जो ताज़ा दूध है। जो डबल रोटी है वहां पर पाकिस्तान से सस्ती मिलती है। इस तरह खाने पीने की दूसरी अशिया पाकिस्तान से सस्ती मिलती हैं, और उनकी आमदनी जो है वहां के लोगों की, वो पाकिस्तान के लोगों से 10 से लेके 20 गुना ज्यादा है। दूसरे वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, अमेरिका को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, काफी सारे यूरोपियन जो ममालिक हैं वेलफेयर स्टेट्स हैं, कनाडा, तो ये वहां पर न्यूजीलैंड, वहां पर अगर कोई बेरोजगार है तो हुकूमत उसको अलाउंस देती है, हुकूमत उसके सारे अखराजात उठाती है। वो फिर तो वहां सही पर है बच्चों की तालीम फ्री है। सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से सरवाइव कैसे करेंगे? ये दूसरों की नकल करने में लगे रहते हैं, अपने मुल्क में क्या हो रहा है वो उस चीज को देखने के बजाय हम दूसरों से हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं कि यूरोप में महंगाई नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। इस तरह की बातें, अजीब अजीब किस्म की बातें ये लोग करते रहते हैं। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि ये IMF की जो शर्तें इन्होंने मानी है और मजीद इन्हें लोन मिल गया, ये कब तक इस तरह से मुल्क को चला सकेंगे? देखिए, इनको IMF से भी लोन मिल गया है, और इनको जो है सऊदी अरब से भी लोन मिल गया है, जिसके ऊपर भारी कर्जा ये अदा करे, सूद अदा करेंगे। तो बहुत एक बुरी तरह एक महंगाई का एक तूफान आएगा, जिसकी इनको समझ नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतना कमाया हुआ है, इनके पास इतना जो है घरों पे मौजूद है। ये वो लोग हैं जो कभी बाजार से जाकर रोटी तक नहीं खरीदते, सिगरेट सिगरेट नहीं खरीदते, कभी कोई और चीज़ नहीं उन्होंने खरीदी। इनके लिए हर चीज़ मुफ्त है। इनकी तनख्वाहें जो हैं वो कई गुना बढ़ा दी गई हैं। तो जो मराआत याफ्ता तबका है पाकिस्तान में, जिसमें सियासतदान है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें और वो लोग हैं जो हुकूमत से तनख्वाहें लेते हैं या पेंशन लेते हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो जो है बगैर काम किए तनख्वाह उनके बैंक में आ जाती है हर पहली तारीख को। लेकिन ये कितने हैं? ये 20 लाख से लेके 30 लाख भी नहीं होंगे पूरे मुल्क में। बाकी जो 23 करोड़ आबादी है वो इस वक्त सख्त अजाब में मुब्तला है इस महंगाई के हाथों। और मैं देख रहा हूं कि बहुत जल्दी ये लोग, कहीं ये ना हो कि ये इनकलाब एक मुल्क में किसी सूरत पैदा हो जाए और ये लोग सड़कों पर निकल आए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो चुकी है, इसको हुकूमत को कोई होश नहीं है। ना इन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई काम किया, जो ये कहते थे हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ना इन्होंने जो है वो मकान इनके बन रहे थे, हमें तो कोई आज तक एक मकान नजर नहीं आया 50 लाख मकानों में से ना। अब ये एक और चीज़ है, एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि हम जो है हमने बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रोग्राम जो है एनवायरनमेंट के लिए शुरू किया, क्लाइमेट चेंज के लिए शुरू किया। हालत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक दूसरा बड़ा शहर जिसका नाम लाहौर है, पंजाब का दारुल खिलाफा है, वो पिछले कई हफ्तों से दुनिया का पोल्यूटेड तरीन शहर है, दुनिया का। और वो सारी दुनिया में ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का शहर लाहौर सबसे ज़्यादा जो है वो उसमें पोल्यूशन है। और तो क्या आपकी क्लाइमेट मिनिस्ट्री ने काम किया? क्या आप लोगों ने 3 साल में काम किया? आप लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आप क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री से कुछ भी काम करवाने में बिल्कुल नाकाम हो गए। वजह वही है कि ना आपके पास कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट है,
ना आपके पास कोई एक सिंगल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्पेशलिस्ट है, ना आपकी एनर्जी मिनिस्ट्री में कोई एनर्जी का एक्सपर्ट है। आप इवन के जो मुतबादिल तवानाई से आपने बिजली पैदा करनी थी, जिसके लिए आपने ऐलान किया था कि 60% जो अब बिजली है 2030 तक वो सिर्फ ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा होगी, जिसमें कि हाइडल भी शामिल है और विंड और सोलर और बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी वगैरह से शामिल होगी, बनाई जाएगी। तो आपने ये एक फैसला कर लिया आपकी कैबिनेट ने कि उस इदारे को ही ख़त्म कर दिया जाए, और उस इदारे को उस जो है, यानी कोई तुक समझ नहीं आती, कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि किस वजह से एक तरफ आप ऐलान करते हैं कि हम 60% बिजली हम मुतबादिल ज़राए से बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें यह है कि कुछ इनको पता नहीं है, वहाँ से जो शराइत लगाई गई हैं वो ये मानकर आ गए हैं। इसकी वजह से आपका खाने पीने की अशिया भी महंगी होंगी, आप जिन जिन चीज़ों पर सेल्स टैक्स आपका कम था वो भी अब 17% सब पर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हर चीज़ इस मुल्क में इंतहाई दर्जे की महंगी हो जाएगी, पहले ही बहुत महंगी थी। फिर ये है कि कोई किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस इनके जाहिलपन का फ़ायदा जो आपका सरमायादार है, जो आपका कारखानेदार है, जो होर्डर्स हैं और जो मिडलमैन हैं, उन्होंने जब देखा है कि इनको तो पता ही कुछ नहीं है, हम जो मर्जी करते रहें, ये तो किसी किस्म की यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो चारों हाथों पैरों से इस कौम को लूटने के लिए आ गए मैदान में। आप ये देखिए कि पाम ऑयल महंगा हुआ, आपने रुपया एक तो गिरा दिया, 180 पर ले गए, उधर से जो है वहां भी इंटरनेशनल प्राइसेस भी पाम ऑयल के ऊपर गई, तो आप कहते हैं कि जी उसके महंगा होने की वजह से 400 रुपए का लीटर हो गया आपके मुल्क में कुकिंग ऑयल। लेकिन इन अंधों को यह नजर नहीं आता कि दूसरी तरफ आपके मुल्क में जो पैदा होता है कैनोला ऑयल है, आपके मुल्क में जो ये सोयाबीन ऑयल है, आपके मुल्क में जो सनफ्लावर ऑयल ये यहां पैदा होता है, यहां निकलता है, ये क्यों 400 रुपए हो गया? कोई किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी किस्म की कोई पकड़ नहीं लेकिन है। सर मगर सर लास्ट में मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि सऊदी अरब के साथ जो शर्तें इन्होंने मानी है सऊदी अरब की, उसमें ये भी तो है कि 72 आवर्स के अंदर उनका पैसा वापस करना होगा, तो ये कैसे वापस कर पाएंगे विद इन 72 आवर्स? देखिए, उन्होंने शर्त ये रखी है कि अगर किसी वजह से पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है, दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है, और ये कहते हैं कि हम वापस नहीं कर सकते IMF का लोन या जो इंटरनेशनल कर्ज इन्होंने और लिए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हमें भी फिर आपको पैसे वापस करने होंगे 72 घंटे के अंदर। इन्होंने तो ये शर्त मानी है। अब ये कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे कि जो इनके पास पड़ा हुआ है, जो रिजर्व्स हैं, उसी में से देंगे। लेकिन ये है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई? अगर आप जो है आपके पास एक्सपर्ट्स होते, आप अच्छे इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट्स हैं, डॉक्टर अशफाक हैं, उनको रोज़ आप टीवी पे देखती होंगी, इसके अलावा जो है और बहुत हैं, वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट्स हमारे पास हैं जो कि इस सूरत हाल से पाकिस्तान को अभी भी निकाल सकते हैं, जो कि लेकिन सर इंतहाई ये तो गंभीर हर सूरत चीज हाल है। सर ये तो हर चीज में मजहब ले आते हैं, वरना इन्होंने तो शुरू में भी इकोनॉमिस्ट रखे थे और उन्हें सिर्फ इसी वजह से निकाल दिया कि जी वो अहमदिया हैं तो ये काम नहीं करेंगे। इनको तो हर चीज में रिलीजन चाहिए, ये तो जो हाल इन्होंने किया है अभी TTP के साथ और तालिबान के साथ मिलके, तो वो उसी का रिजल्ट नजर आ रहा है। लेकिन सर लास्ट में मैं यही आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे इन्होंने शर्त मान ली है कि हाँ हम इतने दिन में पैसे दे देंगे वापस, लेकिन एक चीज और शायद आपने नोटिस की हो, शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट था कि तमाम लोगों के लिए जिससे भी पैसे ले रखे हैं कि उन्हें पाकिस्तान का वो कर्जा माफ कर देना चाहिए। ये तो अब माफी तलाफी पे उतर आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या क्या रह गया है कि अब डिक्लेयर होने में कि जी बिल्कुल दिवालिया हो गए? देखिए, माफी तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि बिजली का सर्कुलर डेट जो है वो आपका 2600 अरब पर पहुंच गया है, और यही आपको दिवालिया कर देगा, और उसी तरफ लेकर जा रहा है। इनको इतना होश नहीं है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में एनर्जी के एक्सपर्ट्स लगाएं, या अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में अल्टरनेटिव एनर्जी के एक्सपर्ट्स लगाएं, ताकि आपका ये जो सर्कुलर डेट है ये खत्म हो सके। 2600 अरब का सर्कुलर डेट चढ़ा दिया आपने। आपके जो मिनिस्टर थे और आपके जो एडवाइजर थे एनर्जी के 2018 से लेके अभी चंद महीने पहले तक, वो ये कहते रहे कि हम 31 दिसंबर 2020 तक यानी आज से तकरीबन एक साल पहले हम ये सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे, और ये ऐलान करके वो कीमत बढ़ाते थे बिजली की, कि हम बिजली की कीमत इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम सर्कुलर डेट को खत्म करना चाहते हैं 2020 के दिसंबर तक। 2020 का दिसंबर भी गुजर गया,
और जब ये लोग आए थे हुकूमत में 2018 में, तो कितना सर्कुलर डेट 1100 अरब था। आज कितना है? 2600 अरब है। 2.6 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट है, और ये रोजाना के हिसाब से बढ़ रहा है। वजह ये है कि आपके मुल्क में सर्दियों में सिर्फ 7-8 हज़ार मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये कारखाने आपके जो है चल नहीं रहे, और ये जो है गर्मियों में जाके ये 20-22 हज़ार तक पहुंचती है। तो जब, और आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस वक्त 37,000 मेगावाट्स है। जब 8,000 मेगावाट्स आजकल सर्दियों में इस्तेमाल हो रही है, 37,000 आपने लगा दी है, तो ये जो बाकी बचती है 37,000 माइनस 8,000, तकरीबन 29,000 मेगावाट्स, इसकी आप कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं। यानी आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, जिन लोगों ने, इसमें से खैर सारे आईपीपीज नहीं हैं, जितने आईपीपीज हैं उनके, आपको उनको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी होती हैं कि आपने बिजली इस्तेमाल नहीं भी की तब भी पैसे उनको जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट इस तरह बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपने तमाम मुआहदे जो है वो डॉलर्स में किए हुए हैं, तो उनके साथ उनको टैरिफ जो है डॉलर्स में दिया हुआ है। जब टैरिफ डॉलर में है और आप अपना रुपया बुरी तरह गिराते हैं, तकरीबन मैं जैसे बताया 2017 के बाद से 80% गिर गया, तो आपका सर्कुलर डेट तो वैसे ही 80% ज्यादा हो गया, प्लस जो है आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स आपको इतनी देनी पड़ती है, तो मुल्क इस तरीके से दिवालिया होता है। अब गैस का जो है वो सर्कुलर डेट वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि गलत किया गया है कि एलएनजी के मुआहदे किए गए हैं। नहीं, आपको एलएनजी चाहिए, आपको अल्टरनेटिव गैस चाहिए। आपके पास कोई एक्सपर्ट ही नहीं है जो आपको ये बताए कि आप अल्टरनेटिव गैस भी पैदा कर सकते हैं, आप अल्टरनेटिव एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं, आप जो है ऑर्गेनिक खाद पैदा कर सकते हैं। आपको ये सारी जो इस वक्त फर्टिलाइजर है, ये आपकी इस गैस पे बनती है, और आप क्या इतनी महंगी एलएनजी लेकर उनको सब्सिडाइज गैस दे सकते हैं उन गैस कारखानों को? इतनी सब्सिडाइज गैस उनको दे के अब वो कहते हैं कि जी हमें, आज की बात है, वो मांग रहे हैं कि हमें इजाजत दी जाए कि हम, हमारे पास जो सरप्लस है खाद वो हम एक्सपोर्ट कर दें। अब वो एक्सपोर्ट कर देंगे, उससे अरबों रुपया कमा लेंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद यहाँ कमी हो जाएगी, फिर वही जो खाद है वो इंपोर्ट की जाएगी, उसमें खरबों रुपया कमाया जाएगा। तो पाकिस्तान के साथ ये गेम गंदम में होता है, यही गेम चीनी में होता है, यही गेम खाद में होता है। बड़े बड़े माफियाज हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, या तो इनको समझ नहीं है या फिर कोई और बात है, या मैं ये मुझसे नहीं समझना बता नहीं रहा। चाह रहे, या फिर ये समझना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनका तो सब कुछ मुल्क से बाहर रखा हुआ है, चाहे इनके बच्चे हों, चाहे इनकी प्रॉपर्टीज हों। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जी।